क्या उत्तराखंड में हर दिन हरियाणा के लोग पीटे जा रहे हैं? क्या हरियाणा से उत्तराखंड आए सभी पर्यटक हुड़दंगी होते हैं? क्या उत्तराखंड के लोग हरियाणा के लोगों से नफरत करने लगे हैं? क्या उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय हरियाणा के लोगों से ही चल रहा है? सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सब सवालों के जवाब हाँ में हैं। जिस तरह से बीते दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पार्किंग में देहरादून नंबर की गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर को रोकने वाला वीडियो सामने आया है, उसे देखकर तो लगता है कि जैसे हरियाणा और उत्तराखंड के लोगों के बीच कोई लड़ाई छिड़ गई है। पर क्या वाकई हरियाणा और उत्तराखंड के लोगों के बीच कोई लड़ाई छिड़ी है, या फिर ये सब व्यूज कमाने का कोई नया धंधा है? क्या है हरियाणा नंबर की गाड़ियों में बैठे हुड़दंगियों का सच? कहीं हरियाणा के हुड़दंगियों की आड़ में मूल निवासियों के असल मुद्दे छिपा तो नहीं दिए जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया में दिखने वाले इस टकराव का फायदा उठाकर सरकार मूल निवासियों को बाहरी भीतरी जैसे मुद्दों में उलझाकर ओवर टूरिज्म के असली सवाल को धुंधला कर रही है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में जानते हैं पर्यटकों के हुड़दंग की आड़ में छिपाए जा रहे मूल निवासियों के असल मुद्दे। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन अपने पीक पर है। हर साल की तरह इस साल भी पर्यटकों की बदतमीजी के वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। इस साल आ रहे वीडियो देखकर ये नैरेटिव गढ़ा जा चुका है कि सारी बदमाशी का ठेका हरियाणा नंबर की गाड़ियों ने ले रखा है। फिर बदमाशी दिल्ली वाला करे या मेरठ वाला, बदनाम एचआर नंबर ही हो चुका है। वैसे अगर आप पहाड़ के रहने वाले हैं तो आए दिन दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के राज्यों से आई गाड़ियों को लापरवाही से चलते आप सड़कों पर देखते ही होंगे। लेकिन बदनाम एचआर नंबर की गाड़ियां हो चुकी हैं। सोशल मीडिया में एचआर नंबर की गाड़ियां इतनी बदनाम हो चुकी हैं कि आईजी गढ़वाल को कहना पड़ रहा है कि पुलिस किसी राज्य विशेष का नंबर देखकर कार्यवाही नहीं करती है। यहां हम सोशल मीडिया में चल रहे बेतुके बॉयकॉट उत्तराखंड या बॉयकॉट हरियाणा जैसी बातों को तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बस व्यूज बढ़ाने की होड़ है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारें अभी जिसे हल्के में ले रही हैं उसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उत्तराखंड के रीलबाज दिल्ली एनसीआर में नौकरी कर रहे उत्तराखंड के लाखों लोगों का जीवन कैसे खतरे में डाल रहे हैं, इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि क्या वाकई दिल्ली एनसीआर की गाड़ियों में सिर्फ हुड़दंगी भरे होते हैं, और क्या एनसीआर के पर्यटक सिर्फ बदमिजाजी के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। इसे थोड़ा फैक्ट और गणित से समझते हैं। बीते बुधवार नैनीताल में करीब 1700 पर्यटक वाहन आए। जैसे अक्सर साबुन के विज्ञापन में 1% कीटाणु छूट जाने वाली बात कही जाती है, वैसे हम भी ये मान लेते हैं कि 1% गाड़ियों में बेहुदे और हुड़दंगी पर्यटक भरे होते हैं। इस हिसाब से एक दिन में करीब 17 हुड़दंग करने वाली गाड़ियों के वीडियो सिर्फ नैनीताल जिले से ही आने चाहिए। सारे वीडियो सोशल मीडिया में नहीं आ सकते, तब भी 7 वीडियो हर दिन नैनीताल से ही आने चाहिए थे। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वीडियो अपलोड होना एक तरह की हाइपोथेसिस है, पर क्या नैनीताल में हर दिन बाहरी राज्य की 17 गाड़ियों में बैठे हुड़दंगियों का चालान कटता है, या फिर क्या नैनीताल में हर दिन 17 पर्यटक गाड़ियों की शिकायत दर्ज होती है? हम ये बात सिर्फ नैनीताल जिले के आंकड़े उठाकर कर रहे हैं। आप चारधाम यात्रा के आंकड़ों से समझ सकते हैं कि नैरेटिव गड़े कैसे जाते हैं। अब तक चारधाम यात्रा और हेमकुंड में करीब 20 लाख लोग आ चुके हैं। इस बीच करीब 7,500 वाहनों के चालान कटे हैं और 186 सीज हुए हैं। यानी हुड़दंगियों की ये संख्या करीब 1% भी नहीं रहती है। वैसे पूरा गढ़वाल और कुमाऊं इन दिनों पर्यटकों से भरा हुआ है, तब भी हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच झड़प होती है। फिर ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, या पर्यटक उत्तराखंड आकर बदसलूकी कर रहे हैं? यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि जिस पर्यटन को 1970 के दशक की शुरुआत में एक स्मोकलेस इंडस्ट्री माना जाता था, वो आज स्मोकलेस इंडस्ट्री नहीं है। इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर पहले समझते हैं कि आखिर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव का ये नैरेटिव गढ़ा कैसे जा रहा है। हम अपने पिछले कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सबसे ज्यादा उसे प्रमोट करता है जो उसे इंगेजमेंट देता है। लोगों के बीच के विभाजन और टकराव उसे ये इंगेजमेंट आसानी से दे देते हैं, इसलिए वो उन सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच देता है जो लंबे समय तक यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर एंगेज रख सके, फिर चाहे वीडियो कितनी ही नफरत से भरा क्यों ना हो। एक जैसी नफरती पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा रीच देता है। हरियाणा और उत्तराखंड के लोगों के बीच उपजा ये डिजिटल विवाद इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसके अलावा इंटरनेट पर डाले गए वीडियो की कोई प्रामाणिकता नहीं है।
जैसे मसूरी में पार्किंग विवाद से जुड़ा एक वीडियो हरियाणा के पर्यटकों को टारगेट करने वाला बताकर चंडीगढ़ से शेयर किया गया, जबकि पर्यटक दिल्ली के थे। दोनों पक्षों में एक भी पुलिस के पास शिकायत करने नहीं गया। उत्तराखंड सरकार की हर घर जल योजना कितनी सफल हुई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर घर घर ब्लॉगर योजना पूर्णतः सफल दिखती है। सोशल मीडिया में दिखने वाली इस जंग में घर घर उपजे ब्लॉगरों के व्यूज की चाहत अलग तड़का लगा रही है, बिना इस बात का ख्याल रखे कि हमारे पहाड़ के अधिकांश लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर ही रहते हैं। बाकी सोशल मीडिया में दिखने वाले ऐसे टकरावों का राजनीतिक फायदा भी ये होता है कि बहस ओवर टूरिज्म, वहन क्षमता और स्थानीय अधिकारों जैसे मूल सवालों से हट जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच आखिर इस टकराव की वजह क्या है? चलिए इसे थोड़ा यूरोप से समझते हैं। पिछले 15 जून को पूरे यूरोप के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सामूहिक रूप से पर्यटकों का विरोध किया गया। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो पिछले कुछ सालों में आपने यूरोप की मशहूर जगहों पर मौजूद पर्यटकों को अपने घर वापस जाओ लिखे बैनर पोस्टर दिखाए जाने या पिचकारी बंदूकों से हमला किए जाने जैसी खबरें जरूर पड़ी होंगी। यूरोप में हुए पर्यटकों के इस विरोध का कारण ओवर टूरिज्म है। उत्तराखंड की समस्या भी यही ओवर टूरिज्म है, जिसे सरकार अलग अलग बहानों से छिपा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ओवर टूरिज्म। भले ही ओवर टूरिज्म 2017 में बजवर्ड बना, लेकिन इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। 1975 में टर्नर और ऐश ने अपनी किताब द गोल्डन हॉर्स इंटरनेशनल टूरिज्म एंड द प्लेजर पेरीफेरी में आज की इस समस्या की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने पर्यटकों की भारी भीड़ की तुलना प्राचीन काल के बर्बियन यानी खानाबदोश हमलावरों से की थी। उनका मानना था कि जिस तरह वे कबीले सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, वैसे ही पर्यटकों की यह विशाल भीड़ किसी भी जगह की स्थानीय संस्कृति और मूल पहचान को नष्ट कर सकती है। इसी साल जॉर्ज डेक्सी ने इरिडिक्स नाम का एक मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे किसी जगह पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर स्थानीय लोगों का रवैया शुरुआती स्वागत से बदलकर अंततः दुश्मनी और चिड़चिड़ाहट में बदल जाता है। दुनिया में पर्यटन से उपजी समस्या के तौर पर ओवर टूरिज्म शब्द का इस्तेमाल पहली बार मैक्स बर्लिन के लेख में मिलता है। 1986 में छपे मैक्स बर्लिन के लेख में उन्होंने इसकी तुलना ओवर फिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से करते हुए कहा था कि पर्यटन उन प्राकृतिक संसाधनों को ही खत्म कर सकता है जिन पर वह खुद टिका रहता है। मुख्य मीडिया में यह शब्द पहली बार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपा था। यह साल 2001 की बात है। 2016 में जब यूरोप, विशेषकर वेनिस और बार्सिलोना में स्थानीय लोग भारी भीड़ और पर्यटकों के कारण महंगे होते घरों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, तो अचानक ओवर टूरिज्म शब्द बेहद लोकप्रिय हो गया। इसके बाद से ओवर टूरिज्म पर्यटन से उपजी एक मुख्य समस्या के तौर पर प्रचलित शब्द बन गया। उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए आज ओवर टूरिज्म एक गंभीर समस्या है। इसमें भी उत्तराखंड की स्थिति हिमालय के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग है। थोड़ा ऐसे समझते हैं। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि 2025 में उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ लोग आए थे। आप आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे तो उत्तराखंड आए इन 6 करोड़ लोगों में करीब 4.5 करोड़ लोग सिर्फ हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिले में आए थे। इसका मतलब है उत्तराखंड आने वाले 75% लोगों की भीड़ इन 3 जिलों में ही आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उत्तराखंड आने वाले पर्यटक को पर्यटक की बजाय बार बार लोग क्यों कह रहे हैं। जवाब बेहद साफ है। उत्तराखंड आने वाले लोगों को हमारी सरकार कागजों में तो पर्यटक लिखती है, पर बयानबाजी में तीर्थयात्री बताती है। सही मायनों में देखा जाए तो उत्तराखंड में पर्यटक से कई ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। अब ये बात अलग है कि चारधाम यात्रा पर आया यात्री खुद को पर्यटक और तीर्थयात्री अपनी सुविधा के अनुसार समझता है। इस साल पहले 30 दिनों में चारधाम आए 20 लाख लोगों में भी ज्यादातर लोग दर्शन की लाइन में तीर्थयात्री और रहने खाने की व्यवस्था में पर्यटक के रूप में ही दिखे। अब यहाँ सवाल ये है कि पर्यटक और तीर्थयात्री के इस फेरे में नुकसान किसे हो रहा है। इसे लक्षद्वीप से समझते हैं। लक्षद्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस साल बेहद सख्त रुख अपनाया। 19 फरवरी 2026 को ट्रिब्यूनल ने लक्षद्वीप टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को स्पष्ट निर्देश दिया कि द्वीपों पर होने वाली हर पर्यटन गतिविधि उनकी वहन क्षमता के भीतर और कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ ही संचालित की जानी चाहिए, यानी पहले पर्यावरण फिर पर्यटन।
क्या आपको लगता है कि एनजीटी उत्तराखंड के चार धाम की वहन क्षमता के लिए इस तरह की सख्त टिप्पणी कर सकता है? क्योंकि यहाँ इस तरह की टिप्पणी का अर्थ होगा पहले पर्यावरण फिर तीर्थाटन। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं चार धाम के पारिस्थितिकी पर खुली छूट देती हैं। चार धाम की वहन क्षमता से जुड़ा मामला अभी भी एनजीटी में चल रहा है, पर यहाँ मुख्य भूमिका राज्य सरकार की होती है। वहन क्षमता किसी भी पर्यटन स्थल के लिए प्लानिंग का एक मूल घटक होना चाहिए और इसे टूरिज्म रेगुलेशन के साथ साथ मैनेजमेंट के लिए एक बेंचमार्क भी माना जाता है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार इस पर कोई भी निर्णय नहीं लेती, क्योंकि सरकार चारधाम यात्रा को पर्यटन नहीं मानती है, लेकिन चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से तीर्थाटन भी घोषित नहीं कर देती है। उत्तराखंड में इस तरह का कंफ्यूजन आपको पर्यावरण से जुड़े हर मुद्दे पर मिलेगा। जैसे 2018 में ओली बेदिनी बागजी बुग्याल संरक्षण समिति बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य केस के फैसले ने उत्तराखंड में बुग्यालों के संरक्षण के लिए पर्यटन के नाम पर की जाने वाली मनमानी को हदों में बांध दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को बुग्यालों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। फैसले के बाद ये संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन आज आपको उत्तराखंड में इस फैसले का पालन होता कहां दिखता है? क्या पर्यटन की पॉलिसी बनाते समय सबसे पहले स्थानीय लोगों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या सबसे पहले मूल निवासियों की परंपरा और उनकी रीतियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? कुल मिलाकर उत्तराखंड में हुड़दंगियों के इन वीडियो में जो टकराहट दिखाई जा रही है, वो ओवर टूरिज्म की आहट भर है। उत्तराखंड बनाम हरियाणा का मुद्दा सरकार से पूछे जाने वाले सवालों से ध्यान जरूर हटा सकता है, लेकिन हमें टर्नर और ऐश की 50 साल पुरानी भविष्यवाणी याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था, पर्यटकों की भारी भीड़ प्राचीन काल के बर्बियन यानी खानाबदोश हमलावरों जैसी है। जिस तरह वो कबीले सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, वैसे ही पर्यटकों की विशाल भीड़ किसी भी जगह की स्थानीय संस्कृति और मूल पहचान को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है।